हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो क्या था, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्टरलाइजेशन, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है स्टरलाइजेशन। ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में सवाल आता है कि सर ये स्टरलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो ये डिसइंफेक्शन की तरह एक प्रोसेस है। लेकिन डिसइंफेक्शन में क्या होता है, सिर्फ पैथोजेनिक ऑर्गन यानी वो ऑर्गन जो कोई डिजीज क्रिएट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे हम लोगों ने कोविड के अंदर देखा कि सब लोग हैं जो वो है सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन पे लगा हुआ है उसको वहाँ से डिसइंफेक्ट करने के लिए, जैसे स्प्रिट होती है जो स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज में की ली जाती है। ठीक है, वैसे ही एक स्टेलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो सर्जरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट उपयोग में आते हैं या फिर ओपीडी के अंदर किसी पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज लिए जाते हैं उनको है जो स्टेराइल किया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई पहला पेशेंट आया उसको किसी प्रकार की कोई डिजीज हो या कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, और उसी इंस्ट्रूमेंट को अगर डॉक्टर है वो दोबारा किसी दूसरे पेशेंट के लिए यूज कर लेगा, तो वो इन्फेक्शन जो पहले पेशेंट के था वो इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट के है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इन्फेक्शन है उसको रोक सकते हैं, इसके लिए ये गाइडलाइन है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर एक बार यूज कर लिया गया है किसी एक पेशेंट के लिए तो दोबारा उसी इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया के बिना या डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया के बिना उस इंस्ट्रूमेंट को दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है वो उपयोग में ली जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेरिलाइजेशन की बात करें कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिएगा डेफिनेशन डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जेक्ट बिकम फ्री ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को फ्री कर दिया जाता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो उस ऑब्जेक्ट को फ्री कर दिया जाता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पैथोजेनिक हो या फिर नॉन पैथोजेनिक हो। सॉरी, नॉन पैथोजेनिक या फिर स्पोर्स हो, स्पोर। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक या स्पोर सभी प्रकार से उस ऑब्जेक्ट को जो है वो फ्री कर दिया जाता है स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये तो हमने डिसइंफेक्शन में भी पढ़ा था। देखिए डिसइंफेक्शन के बारे में बताता हूँ। डिसइंफेक्शन के अंदर क्या है, जैसे ऊपर मैंने डेफिनेशन पुटअप किया डिसइंफेक्शन की, इसमें लिखा हुआ है डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनिमेट ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, यानी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो डिजीज क्रिएट करते हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया जाता है डिसइंफेक्शन के अंदर। लेकिन स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, इज द प्रोसेस किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक हो। यानी आपसे पूछे कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर देखिए डिसइंफेक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है जो कोई डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टेरिलाइजेशन के अंदर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो डिजीज क्रिएट करते हो चाहे नहीं करते हो सभी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चले आगे।
आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड है। तो देखिए फर्स्ट मेथड है वो बॉइलिंग मेथड, देन कोल्ड स्टेरिलाइजेशन जिसको केमिकल मेथड भी बोल सकते हैं हम लोग, केमिकल मेथड, देन यूवी रेज और रेडिएशन मेथड, देन फ्यूमिगेशन मेथड, देन हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन एंड देन ऑटोक्लेविंग मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड है स्टेरिलाइजेशन के, जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वो करेंगे बॉइलिंग मेथड की। बॉइलिंग मेथड देखिए, बॉइल का मतलब क्या होता है, उबालना। किसको उबाल रहे हैं, पानी को, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि पानी है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, तो उबलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया कि बॉइलिंग मेथड के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। यानी वाटर टू ए हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड किल मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली वायरस एंड बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज। यानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को उबाला जाता है तो उसको एक तरह से शुद्ध माना जाता है कि वो किसी प्रकार की जो डिजीज को क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, अगर आपसे पूछे कि जो बॉइलिंग मेथड वो स्टेरिलाइजेशन मेथड होगा या फिर ये डिसइंफेक्शन मेथड होगा, तो देखिए मोस्टली जो बॉइलिंग मेथड होता है वो डिसइंफेक्शन मेथड होता है। स्टेरिलाइजेशन मेथड इसको हम 100% नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते सर? तो देखिए नहीं मानने का कारण है कि ये डज नॉट किल स्पोर, यानी स्पोर्स को पूरी तरह से किल नहीं करता है। इसलिए हम लोग जो इसको पूर्ण किया है कंप्लीटली जो है वो इसको स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं मानेंगे, इसको डिसइंफेक्शन में माना जाएगा। देन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर ये जो बॉइलिंग की जो प्रक्रिया है ये कितने देर तक कंप्लीट होगी, तो इसका जो टाइम होगा वो होगा 10 से 15 मिनट, ठीक है। एक आंसर पूछे आपसे तो आंसर देना है 10 मिनट, और अगर ऑप्शन में दोनों दिए जाए तो आपको आंसर देना है 15 मिनट। यानी एवरेज देखा जाए तो 10 मिनट है जो इसका टाइम होता है बॉइलिंग का। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर 10, 15, 20 और 25 अगर दिया जाए तो उसके अंदर आपको 15 मिनट है वो है जो आंसर पुटअप करके आना है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। एक कौन सा क्वेश्चन बन गया कि सर टेम्परेचर कितना होगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर होगा। देन हम बात करें कि कितने टाइम तक, तो सर 10 से 15 मिनट तक। अब देखिए बॉइलिंग मेथड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको याद में रखने हैं। सबसे पहले बात करें प्रोसेस की। इसमें प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस 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 में देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो भी आर्टिकल होगा उसको क्या करेंगे, क्लीन। ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी सपोज ये आपको किसी इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट पे किसी प्रकार का ऑर्गेनिक कंपोनेंट लगा हुआ है, उसमें मिट्टी लगी हुई है, हो सकता है उस पर ब्लड लगा हुआ हो, या किसी प्रकार का टिश्यू है उसके चिपका हुआ हो उस इंस्ट्रूमेंट को, और आप उसको है जो बॉइलिंग मेथड के लिए लेके जा रहे हो, तो आप उसको बॉइलिंग मेथड में ले जाने से पहले एक बार उसको क्लीन किया जाएगा। प्लेन वाटर से क्लीन किए चाहे किसी अदर मेथड से क्लीन कीजिए, लेकिन वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बॉइलिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं और जो हम आर्टिकल ले जाके बॉइलिंग मेथड में डाल रहे हैं उन पे किसी प्रकार का कोई ब्लड या टिश्यू या कोई मिट्टी ऐसी लगी हुई हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जिस आर्टिकल को हम लोग बॉइलिंग मेथड के लिए लेके जा रहे हैं और उसके साथ अगर हम दूसरे आर्टिकल को भी है जो बॉइलिंग मेथड के लिए एक साथ डालेंगे, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो उस प्रोसेस को है वो पूर्णतः कंप्लीट नहीं होने देगा, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट है वो चिपके हुए हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बॉइलिंग में डालने से पहले एक बार उनको क्लीन किया जाएगा। देन हम बात करें सर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी क्लीन है ऑर्गेनिक कंपोनेंट उनको एक जो है वो ट्रे में रखेंगे। देन जो वाटर है उसको बॉईल करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, बॉईल, ठीक है। और बॉईल करने के बाद हम टाइम नोट करेंगे, और उस टाइम के बाद में 10 से 15 मिनट, यानी एक बार पानी है वो गर्म हो गया, उबलने लग गया, उस उबलने लगने के बाद हम टाइम नोट करेंगे 10 से 15 मिनट तक। जो भी इंस्ट्रूमेंट अपने को है जो डिसइंफेक्ट करने हैं बॉइलिंग मेथड के थ्रू, उनको है वो डाल देंगे उस
गर्म पानी में। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब गर्म पानी के अंदर आप लोग उन बर्तन को उस इंस्ट्रूमेंट को डाल रहे हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से पानी में वो सबमर्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट के है उसको हम लोग डाल रहे हैं बॉइलिंग वाटर में और वाटर का लेवल वो कम है और इंस्ट्रूमेंट है जो बॉइलिंग वाटर से ऊपर है वो दिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं होगा, स्टेरिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं होगी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सर हम जो इंस्ट्रूमेंट को बॉईल कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को पूरा तरीके से पानी में है वो मर्ज होना चाहिए, यानी कंप्लीट कंप्लीट मर्ज इन वाटर, यानी पानी के अंदर पूर्णतया वो है जो डूबा होना चाहिए। देन क्लोज द कंटेनर, क्लोज द कंटेनर, यानी जिस कंटेनर के अंदर पानी उबल रहा है उसको हम ऊपर ढक देंगे। कितने देर के लिए? 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद में उन इंस्ट्रूमेंट को है जो वो जो कंटेनर से बाहर निकालेंगे। वो भी किससे निकालेंगे? हाथों से नहीं कि जैसा कि पानी ठंडा हो गया और हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से जो है उस कंटेनर के अंदर जिन भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल किया जा रहा है उनको है जो एक स्टेराइल कंटेनर, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से ये जो निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाथ से निकाल लिया जाए, क्योंकि फिर वो वापस डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया के अंदर वो है वो कंप्लीट फॉलो नहीं कर पाएंगे और वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ध्यान रखना मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्लीन ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट, देन पानी को उबालेंगे। पानी को उबालने के अंदर उससे 10 से 15 मिनट के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट उनको डालेंगे और उनको वाटर का लेवल इतना होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग स्टेराइल कर रहे हैं वो पानी में डूबे होने चाहिए। देन क्लोज द कंटेनर 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है बॉइलिंग मेथड के अंदर। अब आप पूछोगे सर इसके अंदर कोई स्पेशल इंडिकेशन, तो ध्यान रखना स्पेशल इंडिकेशन की बात करें तो जैसे शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको है बॉइलिंग मेथड के थ्रू हम लोग जो है वो स्टेराइल या डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए कारण, ध्यान रखना। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सीजर हो गया, उनको जो है वो हम बॉइलिंग मेथड के थ्रू है वो स्टेराइल नहीं करते, क्योंकि ये जो शार्पनेस है इसको ख़त्म कर देती है बॉइलिंग प्रोसेस। तो इस बात को ध्यान रखना कि सर एक तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको जो है बॉइलिंग मेथड में के थ्रू हम लोग जो है वो क्लीन नहीं कर सकते, और एक प्लास्टिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको भी बॉइलिंग मेथड के थ्रू है जो वो हम क्लीन नहीं कर सकते या स्टेराइल नहीं कर सकते। तो ये क्या है? डिसएडवांटेज है एक तो, डिसएडवांटेज, और इनको कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी मान सकते हो। यानी ये इसके जो बॉइलिंग मेथड है इसका डिसएडवांटेज भी है और एक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है। ठीक है, दोनों है। देन और आपसे डिसएडवांटेज पूछा जाए तो सर ये डिसएडवांटेज ये है बॉइलिंग मेथड का, ये कंप्लीट है ना वो फॉलो नहीं करता। मैंने अभी तो कहा कि स्पोर्ट्स को है वो ख़त्म नहीं करता, तो कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया को ये जो है ये प्रोसेस में नहीं लाता। तो आपसे पूछे कि सर बॉइलिंग मेथड के 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन बताइए या जो है जो उसके साइड इफेक्ट बताइए। तो पहला देखिए कि शार्प इंस्ट्रूमेंट को है वो जो है स्टेराइल नहीं कर सकता, एक प्लास्टिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टेराइल नहीं कर सकता, और एक कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया को जो है फॉलो नहीं करता। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। देन हम बात करें कि सर इसके एडवांटेज क्या हैं, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं बॉइलिंग मेथड के। तो देखिए फ़ायदे में सबसे पहले बात करें एडवांटेज में, पहला एडवांटेज है इजी अवेलेबल। क्या है? इजी अवेलेबल, यानी ये जो हम बॉइलिंग की प्रोसेस है घर पे भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी विशेष उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इजी अवेलेबल है और चीपेस्ट कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है वो भी न के बराबर है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए? सिर्फ पानी चाहिए और जो है उनको गर्म करने के लिए लकड़ी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है बॉइलिंग प्रोसेस के। ठीक है, देन हम बात करें नेक्स्ट, वो करेंगे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन की।
देखिए कोल्ड स्टेरिलाइजेशन जैसा मैंने आपको अभी कहा, इसको हम केमिकल स्टेरिलाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केमिकल स्टेरिलाइजेशन। केमिकल स्टेरिलाइजेशन यानी केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल यूज किया जाता है, सर कौन सा केमिकल यूज किया जा सकता है? तो देखिए इसके अंदर यूजोल सॉल्यूशन है, वो उसको यूज किया जा सकता है। देन आपने नाम सुना होगा स्प्रिट। स्पिरिट में कितना परसेंट एल्कोहल होता है? 70% एल्कोहल कोहल होता है। तो ये क्वेश्चन बन गया कि जो स्प्रिट होती है उसके अंदर कितना परसेंट एल्कोहल होता है, तो आपको बोलना है सर 70% एल्कोहल होता है स्प्रिट के अंदर। देन हम बात करें, सेवलॉन हो गया। ये कुछ टाइप्स है केमिकल के जिनके थ्रू हम लोग जो है जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट का। और ये किसमें गिना जाता है? कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि इनको गर्म नहीं किया जाता। ये जो रूम टेम्परेचर पे है उसी पे रहते हैं केमिकल। और ये केमिकल करते क्या है देखिएगा, ये केमिकल क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया वायरस है, बैक्टीरिया या वायरस, उनके जो सेल है, बैक्टीरिया वायरस की सेल है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं केमिकल। जब बैक्टीरिया वायरस की सेल को ये डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो वायरस है वो ग्रोथ नहीं कर पाता और उसकी जो है डेथ हो जाती है, या वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपसे पूछे कि सर केमिकल मेथड है वो कैसे काम में करते हैं, जो कैसे काम करता है, इसकी जो फिजियोलॉजी है वो क्या है, तो आपको बताना है कि होता क्या है। केमिकल जाता है, वो सेल वॉल होती है किसी भी बैक्टीरिया वायरस की, उसके अंदर एंटर करता है और एंटर करके उस बैक्टीरिया वायरस को है जो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, किसकी? कोल्ड स्टेरिलाइजेशन की। नेक्स्ट आपसे पूछे कि सर इसका एडवांटेज क्या है, तो देखिए एडवांटेज में क्या है, ये हार्मफुल नहीं है। क्या नहीं है? हार्मफुल नहीं है, यानी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है। यानी इस प्रक्रिया को कोई भी है जो इजी वे में कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट आपसे पूछे कि ये डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो सर इसका डिसएडवांटेज ये है कि 100% जो है वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता स्टेरिलाइजेशन की। यानी ये वही बात जो मैं बॉइलिंग मेथड में बता रहा था कि ये जो है स्पोर्स को वो किल नहीं करेगा। ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दे। तो एक इसका डिसएडवांटेज है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का। देन थर्ड है वो फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन देखिए गैस की गैस होती है। कौन सी गैस होती है? फॉर्मेल्डिहाइड। यानी ये गैस होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूमिगेशन क्या प्रोसेस होती है, तो इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस करती क्या है? इस फॉर्मेल्डिहाइड जो केमिकल है, इसको गैस बना के किसी भी रूम को है जो स्टेराइल किया जाता है, स्पेशली ऑपरेशन थिएटर को। किसको? ऑपरेशन थिएटर को, ओटी को। ठीक है, यानी ए प्रोसेस ऑफ गैसेज, यानी गैस की एक प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन विच इन यूज फॉर किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इन एयर सरफेस और वॉल ऑफ फ्लोर। यानी देखिए बात करते हैं हम लोग ऑपरेशन थिएटर की। तो ऐसा तो है ना कि हम ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं, उसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट को है वो बॉइलिंग मेथड है अदर मेथड से यूज कर जो है उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओटी ही होती है जो ऑपरेशन थिएटर होता है, उसको पूरे को स्टेराइल करना होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? गैस। क्योंकि जो गैस है वो हर दिशा में डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो गैस उपयोग में ली जाती है और उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और ये गैस काम कैसे करती है? देखिए ये गैस काम तभी करेगी जब उस रूम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि उस रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो जो ओटी रूम का टेम्परेचर है, कौन से टाइम पे? फ्यूमिगेशन के टाइम पे वो होना चाहिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ह्यूमिडिटी है रूम की, वो होनी चाहिए 60%। ये ध्यान में रखना। यानी सर जब फ्यूमिगेशन करें तो उस टाइम पे जो ओटी रूम है उसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना कोल्ड एनवायरनमेंट होगा उतना ही जो गैस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान चलेगा, लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का जो तापमान है वो नहीं चलेगा फ्यूमिगेशन के लिए। एक क्वेश्चन बन गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें सर ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 60%।
ठीक है। तो आपसे यहाँ से मैंने 3-4 क्वेश्चन बना दिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि इसके अंदर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो सर फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है, क्वेश्चन संख्या 1। सेकंड क्वेश्चन बन गया कि मोस्टली कहाँ यूज होता है, तो सर ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है, क्योंकि गैस होती है वो पूरे ऑपरेशन थिएटर को है वो स्टेराइल करती है। देन तीसरा क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन संख्या 3 कि ये जो है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे होना चाहिए, तो आपको बताना है सर 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। देन चौथा क्वेश्चन बन गया यहाँ से फोर्थ नंबर, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, फ्यूमिगेशन की बात कर रहा हूँ, यानी ये गैस होती है उसको पूरे रूम के अंदर स्प्रेड किया जाता है, और वो गैस कौन सी होती है, फॉर्मेल्डिहाइड होती है। ठीक है। देन हम बात करें इसका डिसएडवांटेज, बताइए कोई। देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप कभी ओटी में काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस होती है उसके बाद ओटी को ओपन किया जाता है, तो जैसे ओटी में एंटर करते हैं ये इरिटेट करती है अपनी आँखों को और नोज को। यानी ये जो फ्यूमिगेशन में जो गैस यूज की जाती है इरिटेट करती है किसको, आइज, नोज, स्किन। यानी जो भी वहाँ पे स्टाफ काम करेगा उसके जलन होगी आंखों पे, स्किन पे और नोज के अंदर, किसकी वजह से, इस फ्यूमिगेशन की वजह से, जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है उसकी वजह से। तो आपसे पूछे कि डिसएडवांटेज क्या है फ्यूमिगेशन का, तो सर ये इरिटेट करती है जो भी वहाँ पे पेशेंट होगा या जो वहाँ पे जो वर्कर होंगे उनको। ठीक है। तो ये हो गया इसका 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। तो ये कुछ था फ्यूमिगेशन के बारे में। देन हम बात करें वो करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में, यानी यूवी रेज के बारे में। ये यूवी रेज का मेथड क्या होता है, देखिए आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि जो सूर्य है वहाँ से यूवी रेज है जो अपने तक आती है। तो हम लोग काफ़ी बार जो अपने घरेलू स्तर पे देखा जाए तो हम लोग किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जैसे किसी कपड़े को हो या, तो उनको हम धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं, कि जो सूर्य से जो यूवी रेज आ रही है वो उस कपड़े को डिसइंफेक्ट कर दे। वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है यूवी रेज वो मेथड है उसका उपयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को जो है वो यूवी रेज के थ्रू हम लोग है जो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, स्टेराइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हॉस्पिटल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सूर्य की जो किरणें हैं उससे जो है वो स्टेराइल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है वो मशीन खरीदनी पड़ती है, और उस मशीन से जो रे निकलती है या जो किरण निकलती है वो निकलती है गामा। कौन सी रे, गामा रेज। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है आपका कि यूवी रेज के अंदर कौन सी रे का उपयोग करते हैं, इसके अंदर स्टेलाइजेशन के अंदर सर गामा रेज का उपयोग करते हैं। देन बात करें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो जो है इसके अंदर जो स्टेराइल करते हैं, तो एक ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक वाले, ऑल प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, ऑल प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट। देन रीयूजेबल सिरिंज, रीयूजेबल सिरिंज, कैथेटर। ठीक है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम यूवी रेज के द्वारा है वो क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं। अब ये यूवी रेज काम कैसे करती है, तो देखिए मैंने यहाँ स्लाइड में पुट तक किया है कि यूवी लाइट डिसइंफेक्ट इफेक्टिवली इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई डैमेजिंग द डीएनए ऑफ सेल्स। यानी सेल का जो डीएनए उसको डैमेज करती है। डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिप्लिकेशन देन डैमेजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अनेबल टू रिप्लिकेट, अनेबल टू स्प्रेड डिजीज। यानी क्या करती है यूवी रेज है जो उसका डीएनए है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्लेस नहीं कर पाएगा, अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा। और अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा तो जो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है या फिर जो वहाँ से जो इन्फेक्शन या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा यूवी रेज के अंदर। तो एक क्वेश्चन बन गया यूवी रेज कैसे काम करती है, डीएनए को है वो खत्म करती है। ठीक है। कौन सी रे काम में लेते हैं, तो सर इसके अंदर गामा रेज है वो काम में लेते हैं। देन कौन कौन से और सॉरी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो ऑल प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, रीयूजेबल सिरिंज और कैथेटर है उनका जो है वो स्टेरिलाइजेशन किया जाता है यूवी रेज के अंदर।
लास्ट अपना है ऑटोक्लेविंग। ठीक है, देखिए ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन की 100% सेफ या 100% स्टेरिलाइजेशन करने की प्रक्रिया होगी तो ऑटोक्लेविंग होगी। आपसे पूछेगी बेस्ट मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन, आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सर ऑटोक्लेविंग। ठीक है, इसके अंदर करते क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम अंडर प्रेशर, यानी इसके अंदर एक प्रेशर के द्वारा स्टीम है उसको गुजारा जाता है। कहाँ से, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टेरल करता है उनके लिए स्टीम को एक प्रेशर के द्वारा है जो गुजारा जाता है एक चेंबर में। ठीक है, एक मशीन होती है जिसके अंदर चेंबर होता है, वहाँ से जो स्टीम है वो जाती है और जो भी वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको जो है वो डिसइंफेक्ट करती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर वो प्रेशर कितना होगा। तो देखिए, जो प्रेशर होगा ऑटोक्लेविंग का वो होगा 15 LBS पर इंच स्क्वायर, या फिर दूसरी भाषा में पूछा आपको तो 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये प्रेशर होगा उस मशीन का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। देन सर टेम्परेचर कितना होगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो होगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड। देन सर टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा मिनिमम 30 मिनट। देखिए ऑटोक्लेविंग मशीन को है जो क्या बोलते हैं, स्टीम अंडर प्रोसेस, क्या बोलते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर। देन बेस्ट मेथड 100% स्टेराइल मेथड, 100% जो स्टेराइल करने का मेथड है वो ऑटोक्लेविंग मेथड ही है। स्टीम अंडर प्रेशर भी बोलते हैं, जो प्रेशर रखा जाता है वो रखा जाता है 15 LBS पर इंच स्क्वायर या 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों ही जो है वो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कोई भी इनमें से पुटअप किया जा सकता है। देन हम टेम्परेचर की बात करें तो सर टेम्परेचर होता है वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टाइम होता है मिनिमम वो 30 मिनट होता है। एक इसके बारे में है ऑटोक्लेविंग के बारे में। देन ऑटोक्लेविंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ध्यान में रखना आप। फर्स्ट तो ये, कभी भी जो ऑटोक्लेव मशीन है उसको फुल है वो नहीं करेंगे, यानी ऐसा नहीं कि जो मशीन है जिसमें है जो उसको एकदम फुल कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसके अंदर थोड़ा स्पेस रखा जाए ताकि वो स्टीम है वो निकल सके। इसका मतलब ए सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस के अंदर है जो है वो इंस्ट्रूमेंट को रखा जाएगा मशीन के अंदर। देन बात करें मशीन के अंदर दो चैम्बर होता है, एक चैम्बर होता है आउटर और एक होता है इनर। जिस भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल किया जाता है उसको रखा जाता है इनर चैम्बर में। ठीक है, सीक्वेंस कैसा है, कभी फुल नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट है उनको एक सीक्वेंस में रखते हैं ताकि जो है स्टीम है वो प्रॉपर वे के अंदर है जो क्रॉस कर सके और डिसइंफेक्ट कर सके। ठीक है, और क्लोज ऑल सेफ्टी वाल, क्लोज ऑल सेफ्टी सेफ्टी वाल, यानी जो भी सेफ्टी वाल है सारों को क्लोज कर देंगे जो उस मशीन के अंदर होंगे, जिससे है जो किसी प्रकार की डेंजरस कंडीशन है वो क्रिएट नहीं हो। ठीक है, तो ये था स्टेरिलाइजेशन के बारे में। हम पढ़ते हैं वापस एक बार, मैंने क्या क्या पढ़ा है आज कि स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट बिकम फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे पैथोजेनिक हो, नॉन पैथोजेनिक हो, स्पोर्स हो। देन मैंने बताया डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंस। देन मैंने मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर पहले मैंने बॉइलिंग मेथड के बारे में बताया, देन कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, देन फ्यूमिगेशन, देन यूवी रेज मेथड और देन ऑटोक्लेविंग मेथड। तो ये था स्टेरिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे वो ओबीजी की लेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास को हो सके उतना है जो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।